नमस्कार दोस्तों। अभी इससे पहले हमने हिंदी पे चर्चा की थी। हिंदी का विकास कैसे हुआ था इसके बारे में बताया था। हिंदी का विकास कैसे हुआ इससे पहले हमने इसके बारे में बताया। अर्थात हमने ये बताया था कि भाषा जो है, भाषा का अर्थ क्या है, भाषा के प्रकार कितने हैं, भाषा का हमने सिर्फ परिचय दिया था। पीछे वाली वीडियो में हमने ये नहीं बताया कि हिंदी किस भाषा से विकसित हुई है, कैसे उसका इतिहास रहा है, कैसे हिंदी का विकास हुआ है, ये सब हमने नहीं बताया है। तो आज की इस वीडियो में अब हिंदी के विकास पर बात करेंगे। हिंदी का विकास कैसे हुआ था, हिंदी किस भाषा से विकसित हुई है, हिंदी का परिवार कौन सा है, कौन से भाषाई परिवार की भाषा है हिंदी, इस पर हम आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास। जो हिंदी भाषा का विकास है उसे हम अपने पास से, या कह सकते हैं उसको समझने के लिए हम तीन दृष्टिकोण के माध्यम से देखते हैं, या तीन तरीके से हम उसे समझ सकते हैं, या तीन तरीके से उसे हम देख सकते हैं हिंदी के विकास को। जैसे हमने हिंदी के विकास को तीन भागों में बांट लिया। नंबर एक, ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ऐतिहासिक दृष्टिकोण। नंबर दो है भौगोलिक दृष्टिकोण। भौगोलिक दृष्टिकोण। और नंबर तीन है राजनीतिक दृष्टिकोण। राजनीतिक दृष्टिकोण। तो हम हिंदी के विकास को इन तीन दृष्टिकोणों के माध्यम से देख सकते हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण, भौगोलिक दृष्टिकोण और राजनीतिक दृष्टिकोण। इन माध्यमों से हम हिंदी के विकास को जानने का प्रयास करेंगे। हिंदी का विकास कैसे होता है, तो इन तीनों माध्यमों में जो सबसे अच्छे प्रकार से हिंदी को समझा जा सकता है या देखा जा सकता है वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण है। तो हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। हिंदी के विकास में ऐतिहासिक दृष्टिकोण के दायरे से हिंदी को हम कैसे समझ सकते हैं, हिंदी का विकास कैसे हुआ था। तो भाई आपने यहाँ पे आप थोड़ा ऐतिहासिक करते हैं कि आप थोड़ा हिस्ट्री में पहुँचना होगा आपको, यानी कि थोड़ा हमें इतिहास की तरफ चलना होगा, तब हमारी समझ में आएगा ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि प्राचीन काल में मानवों की कोई प्रजाति नहीं थी। आदि मानव एक ही प्रजाति के थे, एक ही समूह थे। आदि मानव की जो भाषा थी वो अलग अलग नहीं थी, सभी आदि मानवों की एक ही भाषा थी। कह सकते हैं कि आदि या अतीत काल में, कभी पहले अतीत काल में, आज से 8000 10,000 साल पहले, कभी अतीत काल में जो आदि मानव था वो अलग अलग भाषा नहीं बोलता था। आदि मानव, जितने भी आदि मानव थे वो सभी एक ही भाषा बोलते थे। आदि मानव की जो भाषा थी वो कोई अलग अलग नहीं थी, जैसे आज किसी की अंग्रेजी है, किसी की हिंदी है, किसी की मराठी है, ऐसे आदि मानव भाषा नहीं बोलता था। जो आदि मानव की भाषा थी
उस सभी आदि मानवों की एक ही भाषा थी और उस भाषा को कहते हैं आदिम भाषा। उस भाषा को आदिम भाषा कहते हैं। उस भाषा को क्या बोला जाता है? आदिम भाषा। आदि मानव अतीत काल में जो भाषा बोलता था, छोटे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं, तो उस भाषा को आदिम भाषा कहा जाता है। इस आदिम भाषा से ही पूरी दुनिया की भाषाओं का विकास हुआ है। इसी से हमारी हिंदी बनी है, कह सकते हैं। आगे चल के देखेंगे कैसे हिंदी का विकास हो रहा है। इसी से अंग्रेजी बनी है, इसी से लैटिन बनी है, इसी से यूनानी बनी है, इसी से ग्रीक भाषा बनी है, इसी से उर्दू बनी है। सभी भाषाओं का विकास आदिम भाषा से हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं अतीत काल में आदि मानव के द्वारा जो भाषा प्रयोग में लाई जाती थी उसे आदिम भाषा कहते हैं। अब क्या हुआ, आदिम भाषा से विकास कैसे हुआ है? सभी देश की, जितने भी देश हैं, पूरी दुनिया की सभी भाषाओं का विकास इस आदिम भाषा से हुआ है, जो आदि मानव की भाषा थी। इस भाषा से विकास सभी देशों का ऐसे हुआ है क्योंकि जो आदि मानव था वो स्थिर नहीं था। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो मैंने आपको बताया अभी एक मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल जब पढ़ाए थे तो उसमें बताया मैंने कि जो आदि मानव था वो स्थिर नहीं था, बल्कि वो उसका जो जीवन था वो अस्थायी था। जहाँ उसे भोजन मिलता था, जहाँ उसे मतलब शिकार की व्यवस्था हो जाती थी, वो वहीं पे सो जाता था, वहीं पे विश्राम करने लगता था। ऐसे ही चलता रहता था, ठीक है। उसके पास घर नहीं था। तो जब आदि मानव अस्थायी था, ये उस समय पे हम थोड़ा पहुंचना पड़ेगा। तो आदि मानव जहाँ चला जाता था या जहाँ आदि मानव रुक जाता था, वहीं एक नई भाषा का विकास कर देता था, ठीक है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। आगे हम आ जाते हैं, लगभग आर्यों के समय पे आ जाते हैं। सिंधु सभ्यता आर्यों के समय के बाद की बात है। तो जब आदि मानव जिस भी क्षेत्र में जाता था वहाँ पे एक नई भाषा का विकास करता था। ऐसे ही जब आदि मानव फैलता चला गया देशों में, अलग अलग भागों में, दुनिया के अलग अलग भागों में फैलता गया, तो उसने अलग अलग भागों में जाकर अलग अलग भाषा का विकास कर दिया, ठीक है। पहले आदि मानव सब एक ही थे, लेकिन धीरे धीरे जब वो फैलते चले गए अलग अलग भागों में, दुनिया के अलग अलग भागों में वो बस गया, तो जहाँ आदि मानव जाकर बसा उसने वहीं जाकर अपनी नई भाषा का विकास कर दिया, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ आर्य आते हैं। आर्यों के द्वारा जो भाषा का विकास हुआ था उसे क्या बोला जाता है? आर्य भाषा बोला जाता है, ठीक है। आर्य जो थे वो मध्य एशिया के निवासी थे। आर्य कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। आर्यों की एक शाखा, ये मानव जो आदि मानव था कह सकते हैं, उसी की एक आगे जाकर एक प्रजाति थी जो आर्य थे। आर्यों के द्वारा जिस भाषा का विकास किया गया उसे आर्य भाषा कहते हैं। यहाँ से हमें समझना है, इसकी कोई बात नहीं है आदिम भाषा जो है, लेकिन जो हमारी हिंदी की जो नींव है वो आर्यों के द्वारा ही रखी गई है। अब कैसे, ठीक है। तो आदिम जो प्रजाति थी, जो आदि मानव था, उसकी ही एक शाखा थी आर्य। आदिम जो मानव था या आदिम जो प्रजाति थी उसकी ही एक शाखा थी जिसका नाम था, उसकी एक शाखा थी जिसका नाम था आर्य, ठीक है। उसकी एक शाखा थी आर्य। आर्य कहाँ निवास करते थे? आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया आपको बार बार लिखा दिखता है, लेकिन मध्य एशिया क्या है? तो आप चीन के थोड़े आप उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो वहाँ पर आपको देश दिखाई देते हैं मानचित्र में। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इन सभी देशों का जो क्षेत्र था, भूमध्य सागर के आसपास का जो क्षेत्र था, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मध्य एशिया कहते हैं। तो आर्यों का जो निवास स्थान है वो मध्य एशिया है। यहाँ से आर्यों की एक शाखा, यहाँ से आर्यों की एक शाखा चलती है मध्य एशिया से, और एक शाखा आर्यों की चलकर पहुंच जाती है पश्चिम की तरफ। यहीं से आर्यों की एक दूसरी शाखा चलती है और ये शाखा चली जाती है पूर्व की तरफ। मध्य एशिया में आदिम प्रजाति की एक शाखा निवास करती थी जिसका नाम था आर्य। आर्य कहाँ निवास करते थे? मध्य एशिया में। मध्य एशिया से आर्यों की एक शाखा पश्चिम की तरफ गई। मध्य एशिया से आर्यों की एक शाखा जाती है कहाँ? पश्चिम की तरफ। आर्यों की एक शाखा जाती है पूर्व की तरफ। दो शाखाएं आर्यों की, एक पूर्व की तरफ गई, एक पश्चिम की तरफ गई। पश्चिम की तरफ जो आर्यों की शाखा गई वो कहाँ पहुंचती है? वो पहुंचती है यूरोप में। कहाँ पहुंची? वो पहुंची यूरोप में।
जर्मनी होते हुए जर्मनी वर्तमान में यूरोप महाद्वीप में ही है, तो कहाँ पहुंच गई? वो पहुंच गई यूरोप में। जर्मनी होते हुए ये पहुंच गई यूरोप में। यूरोप में जाकर जो पश्चिम में आर्यों की शाखा गई थी, यूरोप में जाकर इसने जिन भाषाओं का विकास किया, आर्यों ने जो आर्यों की शाखा पश्चिम में गई थी, यूरोप में जाकर इन्होंने जिस भाषा का विकास किया उस भाषा में अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक, यूनानी आदि भाषाएं थी। तो आर्यों की जो भाषा पश्चिम की ओर गई थी उसने किन भाषाओं का विकास किया था? जो पश्चिम की ओर गई थी उसने किस भाषा का विकास किया? अंग्रेजी का विकास किया, लैटिन का विकास किया, ग्रीक का विकास किया और यूनानी भाषाओं का विकास किया। एक शाखा इधर पूर्व की ओर चली गई। जो पूर्व की ओर चली गई थी ये शाखा ईरान इराक होते हुए कहाँ आ गई? ये भारत में प्रवेश कर गई। आर्यों की एक शाखा जो पूर्व की ओर गई थी ये ईरान इराक होते हुए कहाँ प्रवेश कर गई? ये आर्यों की शाखा जो पूर्व की ओर गई थी ईरान इराक होते हुए भारत में प्रवेश कर जाती है और भारत के सप्त सिंधु प्रदेश में आकर आर्य बस जाते हैं। सब सिंधु जहाँ 7 नदियां बहती थी, सिंधु की सहायक नदियां जहाँ बहती थी, हम उसको बोल सकते हैं पंजाब। जहाँ आज का पंजाब है उस समय पंजाब, अब तो वर्तमान में 2 है, एक पाकिस्तान के पास है, एक भारत के पास है। तो उस समय का जो पंजाब था वहां पर हमें आर्य जो है उनका निवास स्थान देखने को मिलता है। आर्य वहां पर आकर बस जाते हैं। तो जो आर्यों की शाखा पश्चिम में गई उसने यूरोप में अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक और यूनानी भाषाओं का विकास किया, जबकि जो आर्यों की शाखा पूर्व में आई उसने वो भारत में पहुंच गई ईरान इराक होते हुए और उसने भारत के सब सिंधु प्रदेश में अपना निवास स्थान बनाया और यहाँ पर उन्होंने जो भाषाओं का विकास किया था उस भाषा को हम आर्य भाषा कहते हैं, या उस भाषा को हम कह सकते हैं संस्कृत, या उसे हम संस्कृत कह सकते हैं, संस्कृत। तो जो आर्यों की शाखा पूर्व में भारत आई उसने जिस भाषा का विकास किया उसे आर्य भाषा कह सकते हैं या उसे हम संस्कृत कह सकते हैं, और जो पश्चिम में गई उसने अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक, यूनानी आदि भाषाओं का विकास किया था। तो जो आर्य यूरोप में चले गए और जो आर्य भारत में आए थे वो कोई अलग नहीं थे बल्कि एक ही थे, एक ही प्रजाति थी आर्यों, जो 2 शाखाओं में बंटकर एक यूरोप में चले गए, एक पश्चिम की तरफ यूरोप पहुंचे और एक पूर्व की तरफ ईरान इराक होते हुए भारत आ गए। तो इनकी जो भाषा थी दोनों की भाषा एक ही थी। आर्यों की भाषा जो थी, जो भाषा बोलते थे, दोनों की भाषा एक ही थी, इनका रहन सहन भी एक ही था, इनका रहन सहन और इनकी भाषा एक ही थी। इसलिए यूरोप और भारत में जो भाषा का परिवार बना वो भी एक होगा। भाई जो आर्य यूरोप गए वो भी यही थे और जो आर्य इधर आए वो भी यही थे, मतलब दोनों आर्यों में समानता थी, दोनों की भाषा एक जैसी थी, दोनों का रहन सहन एक जैसा था। इसलिए यूरोप और भारत में जो आर्यों के द्वारा भाषा का विकास किया गया वो भी एक ही जैसी थी, वो भी एक ही जैसी थी। इसलिए यूरोप और भारत की भाषा को मिलाकर भारोपीय परिवार की भाषा कहा जाता है। भारोपीय परिवार, यूरोप और भारत की भाषा को मिलाकर क्या बोला जाता है? भारोपीय परिवार की भाषा। अब यहाँ से सवाल आता है हमारी हिंदी भाषा का परिवार कैसा है, किस भाषाई परिवार की भाषा है हमारी हिंदी? तो हमारी जो हिंदी है वो भारोपीय है। भा से भारत और भा आर है, इससे भारत, और ओपीय यानी कि यूरोपीय। भारत और यूरोप की जो आर्यों की भाषा थी उसको मिलाकर बोला जाता है भारोपीय परिवार की भाषा। अर्थात हमारे जो देश की भाषा थी उस समय और आर्यों की जो भाषा थी वो सब एक थी और उनको मिलाकर भारोपीय परिवार की भाषा कहा जाता है। तो सवाल आ सकता है कि भारत की जो भाषा है वो किस परिवार की है? तो हमारी जो भाषा है वो भारोपीय परिवार की है। ठीक है। अब आर्यों ने आकर किसका विकास करा? संस्कृत भाषा का विकास करा। आर्य भारत में कब आए थे? तो इनकी जो तिथि मानी जाती है वो 1500 ईसा पूर्व इनकी जो तिथि है वो मानी जाती है। तो आर्यों के द्वारा भारत में जिस भाषा का विकास किया गया उस भाषा को हम क्या कहते हैं?
उस भाषा को हम आर्य भाषा कहते हैं। उस भाषा को हम आर्य भाषा कहते हैं। और आर्य भाषा जो है, इस आर्य भाषा को के कुल कितने कालखंड हुए हैं? कुल 3 कालखंड हुए हैं, जिनको हम देख लेते हैं कि इसके 3 कालखंड भारत में कैसे हुए हैं। अब यहीं से हिंदी का भाषा जो है वो उसका विकास हमें दिखाई देगा। आर्यों के 3 कालखंड हुए थे भारत में। जो आर्य भाषा है उसके 3 भागों में, या उसे हम 3 भागों में बांटकर पढ़ लेते हैं। आर्य भाषा, आर्यों ने भारत में जिस भाषा का विकास किया उसे बोलते हैं आर्य भाषा, या इसे संस्कृत भी हम कह सकते हैं। तो आर्य भाषा के 3 कालखंड हमें देखने को मिलते हैं। नंबर एक पे देखने को मिलता है प्राचीन आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा नंबर 1 प्राचीन आर्य भाषा। नंबर 2 मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा। नंबर 3 आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा। तो आर्यों की जो भाषा थी उसे 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। आर्यों की भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। अब इसका भी काल है। प्राचीन आर्य भाषा, आर्य कब आए? 1500 ईसा पूर्व में। प्राचीन आर्य भाषा चलती है 1500 से 500 ईसा पूर्व तक, इसका काल जो है माना जाता है प्राचीन आर्य भाषा का। मध्यकालीन आर्य भाषा का काल माना जाता है 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व से लेकर इसका काल जो माना जाता है वो माना जाता है 1000 ईस्वी तक। कुछ लोग इसका 1100 भी मानते हैं। ठीक है, 500 ईसा पूर्व से, इधर ईस्वी है, यहाँ पे ईसा पूर्व है। ठीक है। आधुनिक आर्य भाषा का जो काल माना जाता है वो कितना माना जाता है? 1000 से लेकर, और ये माना जाता है अब तक 1000 से अब तक आधुनिक आर्य भाषा मानी जाती है। 1000 से लेकर अब तक कौन सी भाषा है? आधुनिक आर्य भाषा है। ठीक है, तो ये आर्य भाषा का काल है। अब हमें प्राचीन आर्य भाषा पर हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। प्राचीन आर्य भाषा, एक सवाल आता है कि हिंदी भाषा की आदि जननी किस भाषा को कहा जाता है, या जगत जननी भाषा कौन सी है? तो जगत जननी या फिर आदि जननी भाषा किसे कहा जाता है? आदि जननी या जगत जननी? आदि जननी या फिर जगत जननी जो भाषा है वो किसे बोला जाता है? वो संस्कृत को बोला जाता है, संस्कृत। अब जो संस्कृत थी, आर्यों की मूल भाषा संस्कृत थी, संस्कृत बोलते थे आर्य। प्राचीन आर्य भाषा में हमें संस्कृत के 2 रूप दिखाई देते हैं। आर्य की मूल भाषा क्या थी? संस्कृत, वो संस्कृत बोलते थे। प्राचीन आर्य भाषा में हमें संस्कृत के 2 रूप दिखाई देते हैं। 2 रूप कौन कौन से हैं? नंबर 1 है वैदिक संस्कृत। नंबर 1 वैदिक संस्कृत, और नंबर 2 है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत। तो प्राचीन आर्य भाषा में हमें 2 संस्कृत दिखाई देती हैं। संस्कृत के 2 रूप दिखाई देते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। हम सबसे पहले बात करते हैं वैदिक संस्कृत पर। प्राचीन आर्य भाषा 1500 से 500 ईसा पूर्व तक चली थी। तो जो वैदिक संस्कृत है ये 1500 से लेकर इसका काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व तक। वैदिक संस्कृति का काल है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। लौकिक संस्कृति का जो काल है वो है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। 500 ईसा पूर्व तक।
क्योंकि प्राचीन आर्य भाषा का काल कब से कब तक बताया, 1500 से 500 ईसा पूर्व तक। प्राचीन आर्य भाषा में हमें दो प्रकार के संस्कृति के रूप, जो संस्कृत जो है उसके दो रूप दिखाई देते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक और लौकिक संस्कृत 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक चली थी। वैदिक संस्कृत 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक और लौकिक संस्कृत जो है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक जो है हमें दिखाई देती है। अब जो वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति, इनमें क्या अंतर था? ठीक है, जो वैदिक संस्कृत थी, इसे वैदिक संस्कृत इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो हमारे वेद और पुराण, उपनिषद आदि लिखे गए थे, वो किस में लिखे गए थे? ये किस में लिखे गए थे? ये सब किस में लिखे गए? ये वैदिक संस्कृत में लिखे गए थे। वैदिक संस्कृत में हमारे वेद, पुराण और उपनिषद लिखे गए थे। ठीक है, वैदिक संस्कृत में वेद, पुराण और उपनिषद लिखे गए। इसका काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। जो वैदिक संस्कृत थी वह लौकिक संस्कृत की तुलना में कठिन थी। वैदिक संस्कृत जो थी वह लौकिक संस्कृत की तुलना में थोड़ी कठिन थी। ठीक है, इसमें क्या होता था, इसमें वैदिक संस्कृत में कोई पंक्ति है, ये हमने मान ली ये पंक्ति है, इस पंक्ति में पूरी पंक्ति समाप्त हो जाती थी। वैदिक संस्कृत की जो भाषा थी वो इतनी कठिन थी कि पूरी पंक्ति तो समाप्त हो जाती थी परंतु एक शब्द उसका पूरा नहीं हो पाता था। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि जो संस्कृत के शब्द हैं वो इतने बड़े होते हैं कि एक पंक्ति में एक ही शब्द आ पाता है, तो जिन्हें पढ़ने में और लिखने में दोनों में ही हमें परेशानी होती है। तो वैदिक संस्कृत के शब्द इतने बड़े थे कि पूरी पंक्ति खत्म हो जाती थी परंतु शब्द खत्म नहीं होते थे। तो लोगों के मन में विचार आया कि भाई इसको आसान करिए, ये तो दिक्कत हो जाएगी, कब तक लिखेंगे हम इसको, ठीक है, और कैसे हम इसको समझ पाएंगे। तो फिर क्या हुआ, मैंने आपको बताया पीछे वाली वीडियो में कि जो भाषा है वो परिवर्तनशील है। भाषा क्या है, भाषा में परिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है। अब वैदिक संस्कृत है, अब इसको सरल बनाना पड़ेगा, ज्यादा कठिन है, तो इसमें वैदिक संस्कृत में हमें एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। और वैदिक संस्कृति में जो परिवर्तन होगा और वो किस रूप में होगा, लौकिक संस्कृत में। ठीक है, वैदिक संस्कृति में परिवर्तन हुआ, इसको सरल बनाया गया और इससे एक नया रूप आता है जिसका नाम था लौकिक संस्कृति। यहाँ से कभी कभी एक सवाल आता है कि महर्षि यास्क और पढ़नी का तो नाम सुना होगा, महर्षि यास्क और पढ़नी, इन्होंने वैदिक संस्कृति को दूसरा नाम क्या दिया, छांदस। वैदिक संस्कृति का दूसरा नाम क्या है, छांदस। किसके द्वारा दिया गया, यास्क और पढ़नी के द्वारा वैदिक संस्कृति को छांदस नाम दिया गया। अब आते हैं बात लौकिक संस्कृति पर। भाषा परिवर्तनशील है, वैदिक संस्कृति में थोड़ा परिवर्तन हुआ और वैदिक संस्कृति का हमें एक दूसरा रूप देखने को मिलता है जिसका नाम था लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का एक दूसरा रूप देखने को मिलता है जिसका नाम था लौकिक संस्कृत। सबसे पहला सवाल लौकिक संस्कृत में ये आता है कि वैदिक संस्कृत आसान थी या फिर लौकिक संस्कृत आसान थी। तो जैसे जैसे आप बदलाव आगे पढ़ते जाओगे तो इससे आने वाली अगली भाषा जो होगी वो आसान ही होगी पीछे वाली से। तो ये कठिन थी और ये थोड़ी आसान थी। कैसे आसान थी, इसका विकास हालांकि वैदिक संस्कृत के बाद हुआ है, 1000 से 500 ईसा पूर्व तक इसका विकास रहा है। जो वैदिक संस्कृत थी वो ज़्यादा कठिन थी बोलने में भी और पढ़ने में भी, लेकिन जो लौकिक संस्कृत थी वो पढ़ने और बोलने में थोड़ी आसान हो गई थी। ठीक है, कह सकते हैं कि आर्यों के समय जो जन सामान्य की भाषा थी वो कैसी थी, वो लौकिक संस्कृत थी। ठीक है, वैदिक संस्कृत तो वो थी जिसमें वेद पुराण लिखे गए थे, जबकि साधारण भाषा में दोनों में अंतर क्या है। वैदिक संस्कृत वो थी जिसमें वेद पुराण उपनिषद आदि लिखे गए थे। लौकिक संस्कृत वो थी जो जन सामान्य की, आर्यों की जो जन सामान्य की भाषा थी। ठीक है, जो सामान्य लोग भाषा बोलते थे, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में, उसको क्या बोला जाता है, उसे लौकिक संस्कृत बोला जाता है। जैसे आज भी हिंदी में भी लौकिक संस्कृत का रूप हमें देखने को मिलता है। मैं उदाहरण दूं, हम किसी से हम कोई शब्द लिखते हैं
कि राम स्कूल जाता है, तो हमें लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा लिखना होगा। राम स्कूल जाता है, हिंदी की जो वर्णमाला है उसका ठीक प्रकार से प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन यदि हम बोलें तो क्या हम ये कहेंगे राम स्कूल जाता है, राम तो स्कूल जावे है, हम ऐसे कहेंगे। तो क्या हुआ, बोलना और लिखना दोनों में अंतर है। यानी कि किसी से आप पूछोगे तुम कहाँ रह रहे हैं, ऐसे कहेंगे ना कहाँ रह रहे हैं। लेकिन यदि हम इसको लिखें तो हम उसको कैसे लिखेंगे, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। तो लिखना, जो लिखना था आर्यों का, वो वैदिक संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, और जो उनके सामान्य बोलचाल की भाषा थी वो लौकिक संस्कृत थी। ये क्या थी, ये आसान थी और ये सरल थी, जबकि ये क्या थी, ये कठिन थी। जैसे अब आप लिखते हो तो लिखने में वर्णमाला का सही वर्णों का प्रयोग करते हो, जबकि बोलते में आप सही वर्णों का प्रयोग नहीं करते हो। तो आपकी जो हिंदी है वो मान लो लौकिक संस्कृत का रूप है, सामान्य बोलचाल की भाषा है। तो आर्यों की जो सामान्य बोलचाल की भाषा थी वो ये थी, जिसमें वो कुछ जो शब्द हैं उनको आसान बनाने का प्रयोग करते थे, और ये जो वो थी जिसमें वेद पुराण जो है लिखे गए थे। हालांकि इसमें भी जो लौकिक संस्कृत है, इसमें भी रामायण और महाभारत ये लिखे गए थे लौकिक संस्कृत में। ठीक है, इनका विकास हुआ। अब इसके बारे में भी एक शब्द आता है कि महर्षि पाणिनि ने लौकिक संस्कृति को क्या दूसरा संस्कृति कह देता हूँ बार बार, वेदों की मतलब वैदिक संस्कृति में ध्यान पहुंच जाता है इतिहास में। लौकिक संस्कृत को पाणिनि ने दूसरा नाम क्या दिया है, तो पाणिनि ने इनको संस्कृत नाम दिया है, संस्कृत। ठीक है, पाणिनि के द्वारा लौकिक संस्कृत को संस्कृत कहा गया है। ठीक है, अब वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में अंतर पता चला। अंतर ये है कि जो आर्यों की लिखने की भाषा थी, जिसमें वेद पुराण लिखे गए थे, शास्त्र लिखे गए थे, वो वैदिक संस्कृति। सामान्य बोलचाल की जो भाषा थी वो लौकिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत जो कठिन थी, जिसमें जो है बोलना और समझना लिखना सब कुछ कठिन था, जबकि लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत से कुछ आसान थी या थोड़ी सरल थी। अब भाषा परिवर्तनशील है। अब भाषा का हमें एक नया रूप देखने को मिलेगा, कहाँ पर, मध्यकालीन आर्य भाषा में। अब हम आते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा पर। 500 ईसा पूर्व से 1000 या 1100 ईस्वी तक मध्यकालीन आर्य भाषा का विकास जो हमें देखने को मिलता है। इसमें हमें मुख्य रूप से इसमें हमें 3 भाषाएं का विकास देखने को मिलता है। नंबर 1 पाली, नंबर 2 प्राकृत और नंबर 3 अपभ्रंश। तो हमें 3 भाषाएं देखने को मिलती हैं मध्यकालीन आर्यों की भाषा में। मुख्य रूप से 3 भाषाओं का हमें विकास जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, 3 भाषाओं का विकास हमें देखने को मिलता है। वो 3 भाषाएं कौन कौन सी हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, पाली की बात करें तो पाली का जो काल रहा है वो कब से कब तक रहा है भाई, 500 तक तो हमारी ये आ गई है लौकिक संस्कृत। ठीक है, पाली का विकास माना जाता है 500 ईस्वी से लेकर प्रथम शताब्दी तक इसका जो काल है पाली का वो माना गया है। ठीक है, 500 से लेकर प्रथम शताब्दी तक। प्राकृत की बात करते हैं तो ये मानी जाती है प्रथम शताब्दी से लेकर ये मानी जाती है 500 ईस्वी तक। सॉरी, यहाँ पे ऊपर पाली भाषा में 500 ईस्वी नहीं है, 500 ईसा पूर्व है। ठीक है, ये है 500 ईस्वी, यहाँ पे 500 ईस्वी तक इसका काल माना जाता है, प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक। और इसके बाद नीचे आते हैं अपभ्रंश। इसका काल कब से कब तक माना जाता है, इसका काल माना जाता है 500 ईस्वी से लेकर इसका काल माना जाता है। कुछ इसका काल 1000 मानते हैं, कुछ 1100 मानते हैं, तो आप दोनों ही लिख लेंगे, क्योंकि ये जो ईस्वी हैं ये इनमें थोड़ा बहुत आपको हिस्ट्री में भी डाउट थोड़ा मिलता है। ठीक है, 500 से 1000 या फिर 1000
या फिर 1100 ईस्वी तक। तो ये अपभ्रंश का काल जो है माना जाता है। अब हमें क्या जानना है, सबसे पहले पाली पे हम चर्चा करते हैं। भाषा परिवर्तनशील है, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत बनी और लौकिक संस्कृत से पाली भाषा का विकास हुआ। लौकिक संस्कृत से किस भाषा का विकास हुआ? पाली का विकास हुआ। यानी कि लौकिक संस्कृति को और संस्कृत को और आसान किया गया, लौकिक संस्कृत को और आसान बनाया गया और फिर पाली भाषा का विकास हुआ। पाली भाषा जो कि 500 से लेकर प्रथम शताब्दी तक चलती है, 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक, ठीक है। अब पाली भाषा का विकास जब होता है तो उस समय जो बौद्ध धर्म है वो अपने उत्कर्ष पर चल रहा था। बौद्ध धर्म का महात्मा बुद्ध प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो जब पाली भाषा का विकास होता है तो उसने बौद्ध धर्म को बहुत प्रभावित किया। पाली भाषा का विकास हुआ, बौद्ध धर्म का उस समय महात्मा बुद्ध जो है प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसी समय पाली भाषा ने बौद्ध धर्म को अपनी चपेट में ले लिया और महात्मा बुद्ध इससे प्रभावित हुए और उन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए और पाली भाषा बौद्ध धर्म की मुख्य भाषा बन गई, ठीक है। पाली भाषा किस धर्म की मुख्य भाषा बन जाती है? बौद्ध धर्म की मुख्य भाषा बन जाती है। जब इसका विकास हुआ था तो महात्मा बुद्ध अपना उपदेश दे रहे थे और महात्मा बुद्ध जो है प्रचार प्रसार करने में लगे हुए थे। महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा को बौद्ध धर्म की मुख्य भाषा बना लिया और बौद्ध धर्म के जो प्रमुख ग्रंथ हैं, जिन्हें त्रिपिटक ग्रंथ कहते हैं, जिसमें सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आते हैं, वो सभी किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो पाली भाषा बौद्ध धर्म में प्रयोग की गई और महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश भी इसी भाषा में दिए गए। ये बौद्ध धर्म की मुख्य भाषा बन जाती है पाली भाषा, ठीक है। अब लौकिक संस्कृत से पाली भाषा आई, अब पाली भाषा में फिर से बदलाव आएंगे। अब पाली भाषा में परिवर्तन देखने को मिलता है 1000 शताब्दी मतलब प्रथम शताब्दी में। पाली भाषा में जब परिवर्तन हुआ तो एक नई भाषा का विकास होता है जिसका नाम था प्राकृत भाषा। पाली भाषा से फिर कौन सी भाषा बनती है? प्राकृत भाषा। पाली भाषा से भाषा बनती है प्राकृत, और जब प्राकृत भाषा बनी तो उस समय इससे जैन धर्म बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। प्राकृत भाषा ने जैन धर्म को प्रभावित किया और यह जैन धर्म की मुख्य भाषा बन जाती है। और जो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उन्होंने इस प्राकृत भाषा को अपने धर्म में स्वीकार करा और जैन धर्म की जो भाषा है वो कौन सी है? वो प्राकृत भाषा है। जैन धर्म की भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा है, ठीक है। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ जिन्हें आगम कहा जाता है वो किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म के पाली भाषा त्रिपिटक ग्रंथ लिखे गए हैं और जैन धर्म के आगम ग्रंथ जो हैं वो किस में लिखे गए हैं? वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। और महावीर स्वामी ने अपने जो उपदेश दिए थे वो किस में दिए थे? प्राकृत भाषा में दिए थे। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे, ठीक है। प्राकृत भाषा का जो काल माना जाता है प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक इसका काल माना जाता है। प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक इसका काल माना जाता है। अब आता है अपभ्रंश। जब पाली भाषा का जो पाली भाषा में शब्द प्रयोग होते थे, जब उनमें अंतर आने लगा तो क्या बनती है? प्राकृत भाषा। और जब प्राकृत भाषा के शब्दों का रूप बिगड़ने लगा, यानी कि प्राकृत भाषा में जो शब्द प्रयोग होते थे, जब उन शब्दों का रूप बिगड़ने लगा तो इससे एक नई भाषा का विकास होता है जिसका नाम था अपभ्रंश भाषा। जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है श्याम, और यदि लोग श्याम को शाम बोलेंगे तो क्या होगा? श्याम को शाम बोलेंगे तो क्या होगा? श्याम को शाम बोलेंगे तो इसका अर्थ है कि श्याम के जो शब्द हैं इनका रूप बिगड़ने लगा है और ये एक नई भाषा बन जाएगी। इसी प्रकार मान लो ये श्याम पाली मतलब प्राकृत भाषा का शब्द है श्याम, और इसका लोगों ने श्याम न कहकर इसको शाम कह दिया। श्याम एक प्राकृत भाषा का शब्द है जिसको लोगों ने अपनी भाषा में शाम नाम दे दिया, तो क्या होगा? फिर एक नई भाषा का विकास हो जाएगा। इसी प्रकार पाली जो प्राकृत थी, इससे एक नई भाषा का विकास हुआ जिसका नाम था अपभ्रंश। अपभ्रंश का काल चलता है 500 से 1000 तक। अपभ्रंश का काल चलता है 500 से 1000 तक, ठीक है। जब साधारण शब्दों में ऐसे कह सकते हैं, जो प्राकृत भाषा है जब उसके शब्दों का रूप बिगड़ने लगा तो उससे फिर अपभ्रंश भाषा का विकास होता है। तो अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ है? प्राकृत भाषा से। लोगों ने
प्राकृत जो भाषा थी उसके शब्दों का गलत प्रयोग करना शुरू कर दिया था, जिससे प्राकृत भाषा में अपभ्रंश या फिर बलन पड़ने लगे थे, जिसी से फिर नई भाषा बनती है जिसका नाम था अपभ्रंश भाषा। ठीक है, अपभ्रंश भाषा चलती है 500 से 1000 तक। अब इस अपभ्रंश भाषा के समय में ही या अपभ्रंश भाषा के काल में ही, जो अपभ्रंश भाषा है इसी के काल में, यानी कि जिसका समय काल रहा है उसी में 900 से लेकर 1100 तक, 900 ईस्वी से लेकर 1100 तक ईस्वी के जो काल है उसको अवहट कहते हैं। अवहट भाषा, अवहट भाषा का विकास हुआ था। ये भी हिंदी भाषा के विकास को कह सकते हैं। ठीक है, अब अपभ्रंश भाषा के काल में 900 से लेकर 1100 ईस्वी तक का जो समय है उसे कहते हैं अवहट भाषा का काल। ठीक है, यह अपभ्रंश का ही एक दूसरा रूप था जो अपभ्रंश से थोड़ी सरल थी, दोनों में थोड़ा बहुत अंतर था। ये अपभ्रंश का ही दूसरा रूप है जो अवहट बोल रहे हैं हम जिसे, ये अपभ्रंश का ही दूसरा रूप है। इसका काल 900 से 1100 ईस्वी तक जो है रहा है। ठीक है, मुख्य रूप से इसे बहुत कम लोग बताते हैं अवहट को, केवल अपभ्रंश से सीधा हिंदी में रहते हैं। तो अपभ्रंश जो है इसी का एक दूसरा रूप देखने को मिलता है जिसका नाम था अवहट भाषा। 900 से 1100 ईस्वी तक इसका जो काल है वो हमें देखने को मिलता है। इस अवहट भाषा को परवर्ती अपभ्रंश भी बोला जाता है। परवर्ती अपभ्रंश भी इसको हम कहते हैं, ये भी याद रखना है। परवर्ती अपभ्रंश किस भाषा को बोला जाता है? अवहट भाषा को बोला जाता है। ठीक है, अवहट भाषा को परवर्ती अपभ्रंश के नाम से भी जाना जाता है। तो वही इससे आगे चलते हैं अब। इससे आगे अब हम आते हैं आधुनिक आर्यों की भाषा पर। ठीक है, आधुनिक आर्यों की भाषा को हम 3 भागों में बांटते हैं। आधुनिक आर्यों की भाषा को पहले तो याद रखना है, हिंदी को कहते हैं। आधुनिक आर्यों की भाषा कहो या फिर आप इसको हिंदी कह सकते हो। अब यहाँ से मोटे तौर पर सवाल आता है, हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? तो आप कहेंगे अपभ्रंश से। पहले अपभ्रंश आई है, अब कौन सी आ गई है? हिंदी आ गई है। ठीक है, इस आधुनिक आर्य भाषा को हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले लेते हैं प्राचीन हिंदी। आधुनिक आर्य भाषा यानी कि हिंदी, प्राचीन हिंदी। दूसरी आती है मध्यकालीन हिंदी। और तीसरी जो आती है वो आती है आधुनिक हिंदी। तो हिंदी जो है उसके 3 रूप दिखाई देते हैं, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। यानी कि मैं जो आधुनिक आर्य भाषा बोल रहा हूँ ये इसका अर्थ क्या है? हिंदी। और हिंदी के हमें 3 रूप दिखाई देते हैं, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन और आधुनिक हिंदी। ठीक है, प्राचीन हिंदी का जो काल माना जाता है वो 1000 से लेकर कब से कब तक माना जाता है? 1000 से लेकर 1400 ईस्वी तक इसका काल माना जाता है। ठीक है, मध्यकालीन हिंदी का काल माना जाता है 1400 से लेकर 1850 ईस्वी तक, 1850 तक माना जाता है। आधुनिक हिंदी का काल जो माना जाता है वो माना जाता है 1850 से अब तक, वर्तमान समय तक। तो ये हिंदी के 3 काल बताए हैं मैंने। प्राचीन हिंदी 1000 से 1400 ईस्वी तक, मध्यकालीन हिंदी 1400 से लेकर 1850 ईस्वी तक, और आधुनिक हिंदी जो है 1850 से अब तक जो है ये मानी गई है। ओके, चलो, हिंदी का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। अब हिंदी का जो ये समय है 1000 से अब तक का, इसे कई कालखंडों में हम देखते हैं। ठीक है, कई कालखंडों में या कई अन्य नामों से हम इसे जानते हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। जैसे हिंदी में जो 1000 से लेकर 1350 तक का जो समय है, 1000 से लेकर जो 1350 तक का जो समय है, इसको क्या बोला जाता है? 1000 से लेकर 1350 तक के समय को हम आदिकाल या वीरगाथा काल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? आदिकाल, या एक इसका दूसरा नाम है, इसे बोलते हैं वीरगाथा काल। आदिकाल या वीरगाथा काल इसको हम बोलते हैं। ये आपको नोट करने वाली बात है।
कि हिंदी जो है, हिंदी में भी 1000 से 1350 ईस्वी तक के समय को हम आदिकाल या फिर वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद 1350 से लेकर 1650 तक के समय को, 1350 से लेकर 1650 ईस्वी तक का जो समय है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है स्वर्णकाल, उसे स्वर्णकाल कहते हैं एक तो, ठीक है, या उसे पूर्व मध्य काल कहते हैं, पूर्व मध्य काल, स्वर्णकाल कहते हैं, पूर्व मध्य काल कहते हैं। ठीक है, स्वर्णकाल, पूर्व मध्य काल, और एक आता है भक्ति काल, ये भी इसी का नाम है, भक्ति काल। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि भक्ति काल का समय काल बताओ कौन सा है? 1350 से 1650 स्वर्णकाल, 1350 से 1650 आदिकाल, 1000 से 1350 वीरगाथा काल, 1000 से 1350 का। ठीक है, अब 1650 से 1850, ठीक है, 1650 से 1850 तक का जो समय है इसको भी एक नाम से जाना जाता है, वो भी जानते रहिए। वो कौन सा नाम है? 1650 से 1850 तक का जो समय है उसे बोला जाता है उत्तर मध्य काल और रीतिकाल। ठीक है, इसे रीतिकाल बोलते हैं, रीतिकाल, रीतिकाल, और इसको बोलते हैं उत्तर मध्य काल, उत्तर मध्य काल। ठीक है, हिंदी साहित्य का विकास है। ठीक है, 1000 से 1350 आदिकाल या वीरगाथा काल, 1350 से 1650 स्वर्णकाल, पूर्व मध्य काल या फिर भक्ति काल, 1650 से 1850 तक रीतिकाल या फिर उत्तर मध्य काल इसको बोला जाता है। अब हम पहुंच गए हैं 1850 पर, यहाँ पहुंच गए हैं हम 1850 पर। अब 1850 का देखते हैं, यानी कि जो 1850 के बाद आता है जिसे बोलते हैं आधुनिक हिंदी, जिसे बोलते हैं आधुनिक हिंदी। तो जो आधुनिक हिंदी है, जो आधुनिक हिंदी है 1850, जो 1850 से लेकर अब तक का टाइम है, अब तक 1850 से लेकर अब तक, इसे 6 भागों में बांटा गया है, इसे बांटा गया है 6 भागों में। 1850 से अब तक का जो टाइम है, यानी कि आधुनिक हिंदी जो है इसे 6 पार्टों में विभाजित किया गया है, 6 भागों में बांटा गया है, जिनमें से कुछ भाग प्रमुख है, जैसे 1850 से लेकर 1900 तक का जो काल है, 1850 से 1900 तक का जो काल है इसे बोलते हैं भारत तेंदु युग, भारत तेंदु युग। इसमें पद्य की रचना हुई थी कहानियों में, इसमें पद्य की रचना हुई, भारत तेंदु युग से बोलते हैं, इसमें पद्य की रचना हुई थी। इसके बाद 1900 से लेकर 1920 तक का जो समय है या जो काल है, 1900 से लेकर 1920 तक का जो काल है इसे बोलते हैं द्विवेदी युग, द्विवेदी युग, इसको द्विवेदी युग बोलते हैं। अब द्विवेदी युग ये पूछा जाता है कि द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया है, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ये नाम रखा गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इनके नाम पर ये नाम रखा गया है। रखा इसलिए गया है क्योंकि इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 ईस्वी में एक पत्रिका प्रकाशित की थी जिसका नाम था सरस्वती पत्रिका, सरस्वती पत्रिका ये प्रकाशित की थी। ये यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया था, सरस्वती पत्रिका किसने प्रकाशित की थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रकाशित की थी 1903 में। और इस पत्रिका में पहली बार गद्य व पद्य का प्रयोग किया गया था, गद्य व पद्य का प्रयोग किया गया था, इसीलिए इस समय को महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग रखा गया है। ठीक है, तो भाई सबसे पहला सवाल यही आता है, हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है।
अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास जो है वो हुआ है। अब हिंदी भाषा का हमने देखा है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। एक बार हिंदी के विकास का क्रम भी देख लेते हैं। जो सब हमने ये पढ़ा है इसको एक बार छोटे रूप में लिख के देख लेते हैं। हिंदी भाषा का विकास क्रम कैसा था, कैसे हिंदी भाषा का विकास हुआ था। तो सबसे पहले हमारी आती है हिंदी भाषा के विकास में, सबसे पहले आप इसको लिखोगे यहाँ पर वैदिक संस्कृत। सबसे पहले आती है वैदिक संस्कृत, उसके बाद आती है लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। इसके बाद आती है लौकिक संस्कृत के बाद विकास होता है पाली का। पाली के बाद आती है प्राकृत। इसके बाद आती है, इसके बाद इधर लिखे देते हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आती है अवट। अपभ्रंश के बाद कुछ समय के लिए अवट आती है, और अवट के बाद आती है प्राचीन हिंदी या हमारी हिंदी, प्राचीन हिंदी। इसके बाद आती है मध्यकालीन हिंदी। मध्यकालीन हिंदी, और मध्यकालीन हिंदी के बाद आती है आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी। इस प्रकार हिंदी का विकास क्रम जो है वो देखा जा सकता है। सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई, फिर लौकिक संस्कृत आई, उसके बाद पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई, फिर अवट आई, फिर प्राचीन हिंदी आई, फिर मध्यकालीन हिंदी, और फिर आधुनिक हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है, तो जहां पे हिंदी शब्द आ रहा है इससे पहले आपको अपभ्रंश ही बताना है, अवट नहीं बताना है। पूछा जाए हमारी हिंदी का विकास किससे हुआ तो ये नहीं बताएंगे, क्योंकि ये इसी का बदला हुआ रूप थी। जो अवट थी अपभ्रंश का ही बदला हुआ रूप थी। अब हम देखते हैं भौगोलिक दृष्टि से हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से हिंदी भाषा का विकास देख लेते हैं। भौगोलिक दृष्टि में हमें क्या देखना है, थोड़ा भूगोल की तरफ चर्चा करनी है। भौगोलिक दृष्टि, भौगोलिक दृष्टि से हिंदी भाषा का हम विकास देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी हिंदी है वो भारत के, या कह सकते हैं मध्य भारत में बोली जाती है। हिंदी किस भाग में बोली जाती है, मध्य भारत में बोली जाती है। मध्य भारत के राज्यों में हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है, अधिकांश क्षेत्र में हमारे यहाँ पर भारत में हिंदी बोली जाती है। ठीक है, मध्य भारत में बोली जाती है। कहाँ कहाँ पर, किन किन राज्यों में बोली जाती है, हमारे सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, बिहार में बोली जाती है हमारी जो हिंदी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में भी बोली जाती है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में भी बोली जाती है। अंडमान निकोबार में भी बोली जाती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ भी आता है। छत्तीसगढ़ में भी हिंदी का ही विकास है। ठीक है, चाहे वो हिंदी की बोली अलग हो लेकिन हिंदी ही बोली जाती है छत्तीसगढ़ में भी। झारखंड है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है,
तो भारत के अधिकांश राज्यों में जो है हिंदी भाषा बोली जाती है। भौगोलिक दृष्टि से हम हिंदी भाषा का विकास ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। इन सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, मध्य भारत में हिंदी का विकास हुआ है। इनमें सभी में हिंदी जो है बोली जाती है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम राजनीतिक दृष्टिकोण पे चर्चा कर लेते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण को और हिंदी भाषा का जो बचा हुआ शेष भाग है हिंदी भाषा के विकास का, उसको हम आगे वाली वीडियो में देख लेंगे। इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा का जो शेष बचा हुआ भाग है उसे हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम हिंदी भाषा के राजनीतिक दृष्टिकोण पर बात करेंगे। हिंदी भाषा के जो सोर्स यानी अभ्रस से विकास हुआ है इस पर चर्चा करेंगे। हिंदी की कितनी बोलियां हैं, जैसे हिंदी की 17 बोलियां हैं जिन्हें 5 उपभाषाओं में बांटा गया है, इस पर चर्चा करेंगे। राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।